महाकुंभ के, अर्धकुंभ के, महाकुंभ के 5 किस्से। नेहरू के लिए भगदड़ मची, 1000 लोग मारे गए, सैकड़ों शव जला दिए गए। फटे कपड़े में पहुंचे फोटोग्राफर ने चुपके से खींची तस्वीरें। साल 1954, आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा। जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब जो प्रयागराज है। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवारें और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यूपी सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई। राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। 65 साल बाद 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। ये आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारों में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से ऊबड़ खाबड़ जमीनें समतल की गई थी। सड़क पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए। करीब 1000 खंभे, 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो महीने भर संगम क्षेत्र में कल्पवास किया था। वो कल्पवास करते रहे। राजेंद्र प्रसाद तो वहीं पर कल्पवास में रह गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वापस चले गए। लेखक पीवी राम गोपाल अपनी किताब में नेहरू का साया था में लिखते हैं, उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा, इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। यह सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। रामगोपाल पीवी लिखते हैं, उस रोज सुबह सुबह नेहरू नाव में बैठे, उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। यह था भाइयों पंडित जवाहरलाल नेहरू का असली चेहरा।
जो अपने आप को आज कांग्रेस भी हिंदूवादी कहती है। चलिए भाइयों, सीनियर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब सुबह 10 से बजकर 20 मिनट की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा, साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों एक तरफ जन सैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग गहरे कुएं में गिर गए। मुखर्जी लिखते हैं, मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को उछलते हुए जा रहा था। कोई बिजली के तारों पर झूलकर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भी भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे कि मैं भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। दोपहर करीब 1 बजे दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया। वे जोश में चीख पड़े, नीपू हैज कम बैक अलाइव, नीपू जिंदा लौट आया। तब मैंने उनसे कहा कि हादसे के फोटोग्राफ्स भी लेकर आया हूँ। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं, सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीर दिखाई जिसमें महंगे गहने पहनी महिलाएं भी थीं, जो इस बात का नस्दीक कर रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग उछलकर मरे हैं। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं, 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने मुझे 1954 में कुंभ में मची भगदड़ का किस्सा सुनाया था। भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। आजादी के बाद पहला कुंभ था, इसलिए सरकार के लिए यह साख का भी सवाल था। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीरें। अखबार में छपी यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। इसने मधुर बताते हैं, एनएन मुखर्जी ने हादसे की खबर तो छाप दी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ ही नहीं। एक पत्रकार के नाते उन्हें इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन वे फिर से मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा था। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। बारिश हो रही थी।
एनएन मुखर्जी एक गांव वाले की वेशभूषा में छाता लिए वहां पहुंचे। उनके हाथ में खादी का झोला था, जिसके भीतर उन्होंने छोटा सा कैमरा छिपाया हुआ था। झोले में एक छेद रखा था। उन्होंने अपने झोले में एक छेद कर रखा था ताकि कैमरे का लेंस नहीं ढके। फोटोग्राफर एनएन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दीदी को देखना है। वे सिपाहियों के पैर पर गिर पड़े, उनसे मिन्नतें करने लगे कि आखिरी बार मुझे दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस शर्त पर जाने की छूट दी कि वे जल्द लौट आएंगे। वे तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे। इसी दौरान उन्होंने गिरते संभलते जलती हुई लाशों की फोटो खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली देते हुए कहा, कहाँ है वे फोटोग्राफर? 1989 में छपी छायावृत्ति मैगजीन में इसी किस्से का जिक्र है। प्रयागराज और कुंभ किताब में कुमार निर्मेंदु लिखते हैं, बंगाल के मशहूर उपन्यासकार समनरेश बसु ने इस हादसे के ऊपर अमृत कुंभ की खोज में नाम से एक उपन्यास लिखा था। 1955 में उपन्यास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगला अखबार आनंद बाजार में धारावाहिक रूप में पब्लिक हुआ। इस उपन्यास की शुरुआत लोगों से खचाखच भरी एक ट्रेन से होती है, जो प्रयाग स्टेशन से निकलकर इलाहाबाद की ओर रवाना हो रही है। बस कुछ मिनटों का सफर बाकी है। लोग जोश में आकर भजन गाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन की छत पर बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं। रेंगते रेंगते इलाहाबाद में दाखिल होती है और ट्रेन आ जाती है और मुसाफिरों की भीड़ इस तरह बाहर निकलने के लिए बढ़ती है जैसे किसी ब्लैक होल से निकल रही हो। बलराम, जो अपना रोग छुड़ाने 100 साल की उम्र मांगने स्नान के लिए जा रहा था, लोगों के पैरों तले कुचलकर मारा जाता है। किताब के मुताबिक मशहूर फिल्मकार विमल रॉय ने इस उपन्यास पर एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। गीतकार गुलजार उनके सहायक थे। गुलजार इस फिल्म की पटकथा भी लिख रहे थे। फिल्म पर टुकड़ों टुकड़ों में काम चल रहा था। दूसरे मेलों में जाकर कुछ आउटडोर शूटिंग भी कर ली गई थी। 1962 की सर्दियों में फिल्म रिलीज की तैयारी थी, लेकिन इस बीच विमल रॉय बीमार पड़ गए। एक दिन उन्होंने गुलजार और सीनियर कैमरामैन कमल बोस से कहा, मैं इलाहाबाद नहीं जा सकूंगा, तुम लोग जाओ, मेले के शॉट ले आओ। इलाहाबाद जाने के पहले ही गुलजार को पता चला कि विमल रॉय को कैंसर हो गया है। खैर, वे लोग दुखी मन से इलाहाबाद जाकर शूटिंग करने लगे। विमल रॉय की बीमारी की बात जानने के बाद उनके सहयोगियों का मनोबल डाउन हो गया था। उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं फिल्म ठंडे बस्ते में ना चली जाए। शूटिंग करके सभी लोग बम्बई लौट आए। रॉय की सेहत पहले से भी खराब हो गई थी। एक दिन उन्होंने गुलजार को बुलाकर पूछा, तुम अमृत कुंभ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो कि नहीं? और गुलजार को खामोश देखकर उन पर बिगड़ गए। बोले, तुमसे कहा था कि उपन्यास में बलराम की मौत बहुत जल्दी दिखाई गई है, वो मंजर वहां से हटाकर मेले में ले जाओ। गुलजार खामोश रहे।
वे फिर कहने लगे, कल से रोज शाम को स्क्रिप्ट पर चर्चा होगी। हर दिन स्क्रिप्ट पर चर्चा चलती रही, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 8 जनवरी 1965 को बिमल रॉय का निधन हो गया। आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। सदन में नेहरू ने माना था कि वे हादसे के वक्त मौजूद थे। कुछ लोगों का दावा है कि पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। केबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्र ने बताया, नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर 10 नामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि कई लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में माना था कि वे हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसे घटना हो गई और लोगों की जान चली गई। पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1700 से 1954 में कामो मैकलिन ने भी हादसे के वक्त नेहरू के कुंभ में मौजूद रहने की बात लिखी है। कामो मैकलिन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी हैं। हादसे की जांच में डॉक्टर अम्बेडकर को भी शामिल करने की मांग उठी थी। कामो मैकलिन लिखती है, हादसे के बाद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कमलनाथ वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्नालाल और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर एसी मित्रा शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया, लेकिन सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। कमेटी ने कहा था कि कुंभ में मुख्य स्नान के दिन वीआईपी और वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। छेदनी देवी नाम की एक महिला का पूरा परिवार हादसे में खत्म हो गया था। उसने सरकार से मुआवजे की मांग की। कमेटी ने उसकी मांग खारिज कर दी। वर्मा ने कहा, तीर्थयात्री मेले में करो या मरो की भावना से शामिल हुए थे। कमेटी की जांच से कई लोग खुश नहीं थे। इलाहाबाद के कुछ लोगों ने हादसे की जांच के लिए खुद ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी ने सरकार से आग्रह किया कि जांच में डॉक्टर अम्बेडकर और फ्रीडम फाइटर एनएन कुंजरू जैसे लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब पीएम मोदी ने कहा, ऐसा पाप देश के लिए पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ। 1 मई 2019 को जगह यूपी का कौशाम्बी जिला लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुंभ मेले में आए थे। तब अव्यवस्था के चलते कुंभ में भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग कुचलकर मारे गए, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए खबर दबा दी गई। भाइयों बहनों, ये सिर्फ भगदड़ नहीं थी, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ। कुंभ से जुड़ी एक और मजेदार किस्सा। अकबर का धर्म बदलने पुर्तगाल ने पादरी भेजा। जहांगीर ने अखाड़े को 700 बीघा जमीन दी। औरंगजेब बीमार होने पर गंगाजल पीता था। औरंगजेब गंगाजल को स्वर्ग का जल मानता था। एक बार वे बीमार पड़ा तो उसने पीने के लिए गंगाजल मंगवाया। फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर ने अपने वृत्तांत में लिखा, औरंगजेब कहीं भी जाता था तो अपने साथ गंगाजल रखता था। वह सुबह के नाश्ते में भी गंगाजल का इस्तेमाल करता था।
पहला गंगा स्नान भेंट करने से दाढ़ी बाल कटवाने पर टैक्स लेते थे अंग्रेज। चांदी के कलश में लंदन भेजा जाता था गंगा जल। 1827 से 1833 के बीच एक अंग्रेज कस्टम अधिकारी की पत्नी फैनी फार्क्स इलाहाबाद आई। उन्होंने अपनी किताब वंडर्स ऑफ पिलग्रिम्स इन सर्च ऑफ द फीचर्स में लिखा, जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो वहां मेला लगा हुआ था। नागा साधु और वैष्णव संतों का हुजूम स्नान के लिए जा रहा था। मैं कई विवाहित महिलाओं से मिली जिनकी संतान नहीं थी। कि पहली उन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि पहली संतान होगी तो वे गंगा को भेंट कर देंगी। भेंट कर देंगी। उन्नीस 1924 की बात है। प्रयाग में अर्धकुंभ लगा था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। कुंभ को लेकर नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं, मैंने खबरों में पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच ठन गई है। सरकार ने फिसलन के डर से संगम में स्नान पर रोक लगा दी थी, लेकिन मालवीय जी अड़ गए। उनका कहना था कि धार्मिक रूप से स्नान तो संगम पर ही होना चाहिए। खबर पढ़ने के बाद मैं संगम के लिए निकल गया। मेरा स्नान का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसे मौकों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की चाह मुझे नहीं थी। मेला पहुंचने पर मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 200 लोग उनके साथ थे। जोश में आकर भी सत्याग्रह दल में शामिल हो गया। मैदान के उस पार लकड़ियों का बड़ा सा घेरा बनाया गया था ताकि लोग संगम नहीं पहुंच सके। हम आगे बढ़े तो पुलिस ने रोका, हमारे हाथ से सीढ़ी छीन ली। विरोध में हम रेत पर बैठकर धरना देने लगे। धूप बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। मेरा धैर्य टूटने लगा था। इसी बीच घुड़सवार पुलिस को कुछ ऑर्डर दिया गया। मुझे लगा कि ये लोग कहीं हमें कुचल ना दें। पीटना शुरू कर दे। मैंने सोचा क्यों ना हम घेरे के ऊपर से ही फांद दे जाएं। मेरे साथ 20 आदमी चढ़ गए। कुछ लोगों ने उसकी बल्लियां भी उखाड़ ली। इससे रास्ता जैसा बन गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने गंगा में गोता लगा दिया। स्नान करके निकला तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि मालवीय जी अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। मालवीय जी बहुत ही भिन्नाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना किसी से कुछ कहे मालवीय जी उठे और पुलिस के बीच से निकलकर गंगा में कूद पड़े। मालवीय जी दुर्बल और बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति को इस तरह गोता लगाकर देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद तो पूरी भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए टूट पड़ी। हमें लग रहा था कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुंभ में बाल दाढ़ी बनवाने पर टैक्स, गाय बछड़ा दान करने से भी वसूली की जाती थी। 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुंभ और माघ मेले पर जुटने वाली
लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिल गया। उस साल कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्री से 1 रुपये टैक्स लिया गया। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। 1906 की बात है। जिला मजिस्ट्रेट H.V. लॉवेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1854 के कुंभ में मुंडन करवाने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपये और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपये 8 आने बतौर टैक्स चुकाए, जबकि फूल बेचने वाले मालियों से 1,600 रुपये का टैक्स वसूला गया। कुंभ के दौरान दूध पर 1,064 रुपये, गाय दान करने पर 176 रुपये और बछड़ों के दान पर 976 रुपये का टैक्स वसूला गया, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपये, फेरी वालों ने 1,440 रुपये और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 टैक्स देकर चुकाए। इसी तरह 1906 के कुंभ में बाल काटने पर 10,000 रुपये, 444 रुपये और 8 आने, दाढ़ी बनाने पर 1,348 रुपये 8 आने, मालियों से 1,336 रुपये वसूली किए गए। इसी साल दूध पर 728, गाय दान करने पर 152 रुपये और बछड़ा दान करने पर 1,098 रुपये टैक्स लगा, जबकि नाव वालों ने 3,435, फेरी वालों ने 1,025 रुपये और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपये टैक्स चुकाए थे। इतिहासकार डॉक्टर हैरव चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं, अंग्रेजों से पहले मुगल भी कुंभ से कमाई करते थे। अकबर ने 2 अधिकारी कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीर बहर, जो कि लैंड ऑफ और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरी मुस्तदी, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। हैरव चतुर्वेदी बताते हैं, कुंभ मेले के टैक्स से अंग्रेज इतनी कमाई करते थे कि उससे इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी और हेल्थ डिस्पेंसरी का खर्चा निकल जाता था। पहले गंगा स्नान को भेंट करते थे लोग, चांदी के कलश में लंदन भेजा जाता था। 1827 से 1833 के बीच एक अंग्रेज कस्टम अधिकारी की पत्नी फैनी वाक्स इलाहाबाद आई। उन्होंने अपने किताब वंडरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम्स इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स में लिखा, जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो वहाँ मेला लगा हुआ था। नागा साधु और वैष्णव हुजूम के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। भाइयों, ये थी कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास तौर पर बुलाए जाते थे। ये अफसर भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट सौंपते थे। राजकीय अभिलेखागार के 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर बनाने और सजाने इंग्लैंड से 3 अफसर बुलाए गए। 1894 के दस्तावेजों के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए आचार संहिता जारी की जाती थी। पुलिस को लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखना होता था। इसकी निगरानी के लिए एक यूरोपीय कंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। शौचालय की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक परक्लोराइड भरकर रखा जाता था। अंग्रेजों से छुपकर साधु संतों ने रातों रात शिविर में कुएं खोद डाले। 1918 में कुंभ के दौरान अखाड़ों की मांग थी, उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़ा ने रातों रात अपने शिविरों में ही कुआं खोद दिया। अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद करा दिया। तब कुएं के लिए मेला क्षेत्र में 185 टोटियां और 27 पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई थी, जो लाखों लोगों के लिए बेहद कम थी। ईसाई अधिकारियों ने कहा, नागा साधु कुंभ में अश्लीलता फैला रहे हैं, इन पर रोक लगे। 1 फरवरी 1888 ब्रितानी अखबार मखजा ने मसीही में एक खबर छपी। खबर में प्रयाग में चल रहे कुंभ को लेकर लिखा था, संगम पर करीब 400 नागा साधुओं का जत्था स्नान करने पहुंचा। रास्ते में दोनों तरफ हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं इनके दर्शन के लिए खड़े थे। कुछ लोग इनका पूजन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी जुलूस के आगे चलकर इनका रूट क्लियर करवा रहा था। यह दुखद और शर्मनाक दृश्य था। सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देती है, लेकिन यहाँ तो जॉइंट मजिस्ट्रेट पद के अफसर को भेजकर मैसेज दे रही कि वे साधुओं के साथ है। इसी खबर के हवाले से क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोय ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोय ने लिखा, इस नग्न प्रदर्शन से शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? उसने किसी भारतीय को क्यों नहीं इस काम के लिए अपनाया? भारतीयों को लगता है कि उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने आर्थर फोय की चिट्ठी का जवाब भेजा। चिट्ठी में लिखा, कुंभ हर 12 साल और अर्धकुंभ 6 साल बाद होता है। इस मौके पर इलाहाबाद और बाकी जगहों पर नागा साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। नागा सन्यासी हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है। कई बार नागा साधुओं के बीच खूनी संघर्ष भी हो जाता है, इसलिए हमें अंग्रेज अधिकारी तैनात करना पड़ता है। हम इनके धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। यह चिट्ठी राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रोसीडिंग्स ऑफ होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। अंग्रेजों ने इश्तिहार छपवाए, टेंट में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों के दौर में ज्यादातर लोग पैदल और बैलगाड़ी से संगम पहुंचते थे। तीर्थ यात्रियों के लिए लुटेरों से निपटना मुश्किल काम था। रात में तीर्थ यात्रियों के साथ लूटपाट न हो, इसलिए रास्ते में विशेष सराय बनाए जाते थे। इन सरायों में सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती थी। इनकी तैयारी 1 साल पहले ही हो जाती थी। इन खतरों का अंदाजा अंग्रेज अफसर के फरमान से लगाया जा सकता है। 1870 में अंग्रेज अफसरों ने फरमानी जारी किया था, किसी भी अजनबी को अपने शिविर में रुकने ना दे। कल्पवास करने वालों से हलफनामा लिया गया था। 1994 में प्रयागवाल यानी पंडों ने दस्तखत भी किए थे। 1880 में अंग्रेजों ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें लिखा था, मुसाफिर तय पड़ाव पर ही रात गुजारें। वहां उन्हीं की देखरेख के लिए चौकीदार तैनात किए गए। अगर कोई बाहर ठहरता और कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। सरकार का ऐसा करने के पीछे लूट मार के लोगों की सुरक्षा करना और बीमारियों को फैलने से रोकना था। हालांकि इतिहासकार कहना है कि अंग्रेज क्रांतिकारियों के डर से ऐसे फरमान जारी कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि कुंभ में क्रांतिकारी जुटान कर रहे हैं। उन्नीस सौ 6 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में हैजा फैलाया गया था। इससे निपटने के लिए सरकार ने हैजा हॉस्पिटल बनाया। 288 कालरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया, लेकिन इससे 207 मारे गए।
188 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हुई थी। 1918 के कुंभ में 4 अस्पताल बनवाए गए थे। मुख्य अस्पताल में 100 बेड और बाकी